जोहार झारखंड। मैं प्रकाश कुमार झा, पीजीटी साड़वा। आज मैं झारखंड के सभी छात्रों को बीएसटी का ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कॉमर्स ग्रेजुएट या कॉमर्स पढ़ने वाले के लिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है वह मैनेजर का दूसरा काम है। जैसा कि मैं जानते हैं कि मेन अगर हम देखा जाए आज के दौर में तो मैनेजमेंट तो काम जो है सबसे पहला काम है प्लानिंग, दूसरा काम है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा काम है स्टाफिंग, चौथा काम है डायरेक्टिंग, पांचवा कार्य है कोऑर्डिनेशन और छठा काम है रिपोर्टिंग और सातवां कार्य है बजटिंग यानी बजट बनाना, जिसमें आप लोग देख रहे हैं 2020 में जो प्रश्न आया था बीएसटी का, उसमें आप देख रहे हैं कि बीएसटी का में कितना इम्पोर्टेंट है जो आज के दौर में ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं कि कैपिटल बजटिंग क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा तो ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा क्या होता है, विपरीत समूह तो विपरीत इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट तो जो एक दूसरे के विरोधी रहते हैं। आप जानते हैं हम पिछला जो मेरा वीडियो था मोटिवेशन पर था, तो मोटिवेशन के लिए जैसे आप देखे हैं कि इस बार मैस्लो का जो है मास्लो का जो सोपान है, पद सोपान अभिप्रेरण था, वो आप देखे होंगे, पढ़े होंगे। उसके बाद आप देखे होंगे एस वाई जो है वो भी मोटिवेशन का है। तो इसमें एस और वाई जो है यह कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के लोग होते हैं। एक है जो चाहते हैं कि हम काम नहीं करें और दूसरा है जो चाहते हैं काम करें। यानी एक समूह में ऐसे लोग होते हैं जिनका मेन उद्देश्य होता है कि पर्सनल इंटरेस्ट, उनको संगठन के रोल से तो मतलब नहीं होता है। और दूसरा जो समूह होता है हर संगठन में होता है जो संगठन के उद्देश्य को लेकर ही वह अपना उद्देश्य तो मर्ज करता है, मिलाता है। पर्सनल इंटरेस्ट तो बाद में और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट तो पहले वह देखता है। तो हम आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी भी संगठन तो मजबूत जब होता है तभी वह संगठन सतत एंटिटी बन पाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि संगठन है क्या। तो आज हम संगठन तो बहुत ही सरल शब्दों में कह सकते हैं कि संगठन जो है किसी भी व्यवसाय के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों तो हम कह सकते हैं, ऐसे समझिए कि जैसे विभिन्न व्यक्ति में हो सकता है, जैसे मैनेजर होगा, सुपरवाइजर होगा, फोरमैन होगा, वर्कर होगा, अकाउंटेंट होगा, वकील होगा और बैंकर होंगे, इंश्योरेंस वाले होंगे। सभी संगठन विभिन्न व्यक्ति हैं और सभी का अलग अलग लक्ष्य है। विभिन्न समूह तो मतलब जैसे आप देखे होंगे किसी भी संगठन में दो तरह के समूह बनते हैं। एक समूह बनता है जो फॉर्मल होता है, संगठन का जो औपचारिक रूल बिहेवियर जो होता है, नियम पर आधारित होता है, उसे हम बोलते हैं फॉर्मल रूप। और दूसरा होता है जो आपस में स्वतः जन्म लेता है, जो आपसी मन स्थिति तो मिलने पर जन्म लेता है, जो प्रेम, प्यार और घृणा, द्वेष, प्रतिशोध आदि के उद्देश्य से जो रूप बनता है संगठन में, उसको हम इनफॉर्मल रूप कहते हैं। तो विभाग जैसे आप देख रहे होंगे हर संगठन में डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वह साइंटिफिक टेलर का ही देन है।
कि विशिष्टीकरण, अगर किसी व्यक्ति तो विशिष्टीकरण करेंगे तो विशिष्टीकरण जो है वह बाद में क्या बन जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं संगठन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे अगर आप अपने विद्यालय में देखें तो आप वहाँ देखिएगा कि जैसे एक डिपार्टमेंट में जो है वह है एडमिशन का और दूसरा डिपार्टमेंट है पढ़ाने का। तो अगर दोनों डिपार्टमेंट में अगर तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो एडमिशन ही नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे होगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट विभागों के बीच में समन्वय स्थापित होता है, तभी हम संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब आप देखिएगा कि इसमें दो चीज़ होता है, समातेलन और समन्वय। समातेलन का मतलब होता है कि एक दूसरे में इंटीग्रेट कर देना। समग्र शिक्षा जो है जैसे सब 1 से 12 तक इंटीग्रेट हो दिया, उसी प्रकार सभी तार तो हम एक दूसरे से इंटरलॉक कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तब संगठन हमारा एक मजबूत बनेगा। और समन्वय मतलब है कि विपरीत विचारधाराओं को एक साथ इस प्रकार संयोजन स्थापित करें कि विपरीत जो है वह एक दूसरे को एक सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संगठन किसे कहते हैं। संगठन तो हम एक आर्ट भी कह सकते हैं, संगठन तो एक हम साइंस भी कह सकते हैं। जब हम किसी थ्योरी से संगठन तो बनाते हैं या किसी सिस्टमेटिक स्टडी मतलब रूल पर बनाते हैं तो संगठन जो है वह साइंस का पार्ट हो जाता है। और जैसे ही उसे हम अप्लाइड करते हैं, एप्रिसिएट करते हैं और उसको अच्छे से करते हैं तो उसे हम कला कहते हैं। अब हम देखते हैं संगठन के लक्षण क्या हैं। तो आप देख रहे हैं संगठन के सबसे महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर है वह है व्यक्तियों का समूह। संगठन जो होता है वह लिविंग समूह है, मतलब लिविंग जो आदमी के पास मन है, मन स्थिति है, काम करने की इच्छा, नहीं करने की इच्छा, बैठने नहीं बैठने की इच्छा, पढ़ने नहीं पढ़ने की इच्छा, और सभी तो मिलाकर चढ़ने वाले तो संगठन कहते हैं। तो संगठन जो होता है आप देखते हैं उसमें व्यक्ति की समूह होता है। इसमें आप जब भी आप मशीन का समूह तो हम संगठन नहीं कहेंगे। संगठन जब भी होगा तो वह जिंदा व्यक्तियों का ही समूह होगा, जिसको हम सोशल पर्सन कहते हैं, सोशल लिविंग कहते हैं, साइकोलॉजिकल ऑर्डर या डिसऑर्डर होता है। तो इस तरह हम फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का जो जिसमें सोच होता है उसी से ही संगठन बनता है। और दूसरा जो संगठन का लक्षण है तो संगठन जो है एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया कहने का मतलब है कि तो इसका फाइनल डिफिनिट हम नहीं कह सकते हैं कि संगठन बन गया। संगठन जो है ड्यू चलते रहता है, ड्यू प्रोसेस में चलते रहता है। संगठन एक साधन है, संगठन एक साधन है, साध्य नहीं है। इसका तात्पर्य हुआ कि संगठन के द्वारा हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। संगठन एक माध्यम हमको उपलब्ध कराता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में। संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसका यह तात्पर्य हुआ कि संगठन जो है अगर नहीं हो तो मैनेजर प्लान बनाते प्लानिंग कर लेगा, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज नहीं करने पर वो प्लान उसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो प्लानिंग तो इम्प्लीमेंट करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन एक संरचना है। संगठन एक संरचना इस प्रकार है, आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन तो हम स्टाफ तो इस प्रकार से हम करते हैं, मैंने एक स्ट्रक्चर में रहते हैं कि वह लाइन स्ट्रक्चर में हो या आप देखिए कि हमारे जो है लाइन स्ट्रक्चर होता है रेखीय संरचना। उसके बाद आप देखते होंगे कि बहुत सारे अन्य संरचना भी होते हैं जिसको हम लोग आधे हम अध्ययन करेंगे जब जानेंगे। कि संरचना में फॉर्मेट के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे एक रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, बायलॉज होते हैं। तो संगठन एक सिस्टमेटिक जो है एक स्ट्रक्चर है। संगठन एक प्रणाली है। संगठन एक प्रणाली है, इसका मतलब है कि मैंने किस तरह से संगठन होगा वह सिस्टम में है। संगठन प्रबंध का एक तंत्र है। संगठन जो है प्रबंध का एक तंत्र है, मतलब प्रबंध कैसे होगा और संगठन के द्वारा ही एक होगा। इस तरह देखते हैं कि संगठन जो है उद्देश्यात्मक होता है, यानी संगठन बिना उद्देश्य का नहीं होता है। संगठन सार्वभौमिक होता है। इसका तात्पर्य है कि संगठन तो हम यूनिवर्सली सब जगह होता है, हर क्षेत्र में
हर विभाग में हर विश्व के कहीं भी जाइएगा तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन होता ही है। संगठन संचारता प्रणाली है, क्योंकि हम जानते हैं संगठन सिस्टम तो ऑर्गेनाइज करता है, तो सिस्टम तो ऊपर से हम देखेंगे आदेश की एकता, निर्देश की एकता और संचार, ये तीनों ऐसे हैं जो संगठन तो एक कम्युनिकेट करते हैं और स्टाफ तो एक दूसरे से दूसरे से मिलाते हैं। अब हम देखेंगे संगठन के लाभ। संगठन के लाभ जो हैं क्या है, संगठन का महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम देखते हैं संगठन का महत्व लाभ क्या है। सबसे पहले लेते हैं प्रबंधकीय कार्य क्षमता में वृद्धि, यानी संगठन जो है मैनेजमेंट एफिशिएंसी तो बढ़ाता है। दूसरा जो महत्व है विशिष्टीकरण के माध्यम से मानवीय प्रयत्न तो अधिकतम उपयोग करना। तीसरा है विभिन्न क्रियाओं का अनुपातिक एवं संतुलित महत्व करना। चौथा है विकास तो बढ़ावा देना। संगठन से समन्वय तो सुविधाजनक होता है। संगठन प्रबंधकों के विकास और प्रशिक्षण में सहायक होता है। संगठन भ्रष्टाचार तो रोकता है, क्योंकि संगठन में ही स्टाफिंग है और स्टाफिंग में ही ट्रांसफ़र है, स्टाफिंग में ही रिक्रूटमेंट है, स्टाफिंग में ही सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है और ऑडिट है। इस प्रकार हम देते हैं संगठन जो है भ्रष्टाचार तो रोकता है। संगठन अगर मजबूत है तो वह डेलीगेशन यानी प्रत्यायोजन तो सुगम बनाता है। प्रत्यायोजन का तात्पर्य है कि अगर तो कार्य तो हम दूसरे को दे करने के लिए तो उसे हम डेलीगेट करते हैं। उपक्रम के विकास और विस्तार में सहायक, संगठन उपक्रम तो विकास करता है और उसके विस्तार में भी सहायता पहुंचाता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है तो स्टाफ के मनोबल में भी वृद्धि पहुंचाता है और ऑर्गेनाइजेशन तकनीकी सुधारों तो अनुकूलतम उपयोग करता है और कम्युनिकेशन तो आसान बनाता है। तो इस प्रकार आप देखें कि हमारे जो हैं वह संगठन कितने महत्व देते हैं। संगठन तो अगर हम सरल शब्दों में कहें तो संगठन से मैनेजर, स्टाफ, डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन, करप्शन, डेलीगेशन, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, मॉरल एंड टेक्निकल इम्प्रूवमेंट होता है। अब हम देखेंगे संगठन के चरण। संगठन एक प्रक्रिया हम जानते हैं, तो कैसे हम संगठन तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप करेंगे, उसके लिए संगठन के प्रक्रिया के चरण देखेंगे। संगठन के प्रक्रिया के जो चरण हैं वह 8 हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोसेस में कि संस्था का जो उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य तो हम पहले जानने का प्रयास करेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है, अन्य उद्देश्य क्या है, लक्ष्य का भी निर्धारण कर लेंगे पहला। दूसरा जो प्रक्रिया में जाएंगे तब विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण करेंगे। क्रियाओं तो श्रेणीविध किया जाना या समूहीकरण करेंगे, ग्रुप वाइज करेंगे। कर्मचारियों के मध्य कार्य का वितरण करेंगे ताकि एक कर्मचारी का कार्य दूसरे कर्मचारी के कार्य से नहीं टकराए, जिससे कॉन्फ्लिक्ट होगा और इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होने से संगठन का विकास रुक जाएगा। पाँचवा है कि अथॉरिटी के साथ साथ हम उसके कर्तव्य और दायित्व की भी व्याख्या कर देंगे, यानी जवाब, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी तीनों तो एक साथ हम लोग जो है व्याख्या कर देंगे ताकि कोई भी अधिकार जो है दूसरे अधिकार तो नहीं टकराए। अब अधिकारों तो हम सौंपेंगे, कैसे सौंपेंगे, डेलीगेशन के माध्यम से सौंप सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से सौंप सकते हैं। तो जिस प्रक्रिया से अगर हम चाहें तो संगठन के सत्ता तो हम दूसरे तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और संगठन की प्रक्रिया जो है वह भौतिक संसाधन तथा उपयुक्त पर्यावरण भी उपलब्ध कराता है, जिसमें संगठन लाइव करता है। और 8वां जो है संगठन का जो है वह लास्ट है, जिसमें हम कोऑर्डिनेट करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं, संतुलन स्थापित करते हैं और संबंध स्थापित करते हैं। अब हम देखेंगे
कि ऑर्गेनाइजेशन तो हम दो भाग में बांट सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में दो समूह होते हैं, तो दो तरह के संगठन होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो औपचारिक संगठन से यह मतलब है कि ऐसा संगठन जिसका एक सिस्टमेटिक रूप से रचना की होती है, कर्मचारियों के अधिकार और उत्तरदायित्व की व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से स्पष्ट व्याख्या होती है। यानी किसको क्या अधिकार मिला है, क्या ड्यूटी मिला है, इसकी स्पष्ट व्याख्या होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्या विशेषता है। तो हम देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो कैसे पहचानेंगे, उसकी विशेषता तो जानकर हम उसको पहचान लेंगे। तो पहला है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वह स्वेच्छा से स्थापित ना होता है, स्वेच्छा से स्थापना होता है। और दूसरा है अधिकारों और उत्तरदायित्व के प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट व्याख्या होती है। सत्ता के ऊपर से नीचे की ओर प्रभाव होता है, यानी टॉप से बॉटम की ओर सत्ता जो है, अथॉरिटी जो है फ्लो करती है। यानी अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसके पास अधिक सत्ता है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसके पास अथॉरिटी कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी ज़्यादा है। फिर है चौथा, आप देखते हैं संगठन में आदेश की फॉर्मल जो होते हैं आदेश की एकता होता है, यानी एक ही ज़्यादा टॉप से ही आदेश आता है, माने एक आदेश जो है आपके ऊपर से ही आता है। पाँचवा जो है सदस्यों के मध्य में अव्यक्तिगत संबंध, सदस्य के बीच में कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता, सब इम्पर्सनल होता है। तो किसी का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पर्सनल रूप से जुड़ा रहता है। और छठा है कि संगठन चार्ट का उपयोग होता है, चार्ट बना रहता है, किस तरह से संगठन मूव करेगा, किस तरह से हम कंट्रोल रख सकते हैं। तो चार्ट मतलब हुआ कि किस तरह से हम SOP जैसा आप सुनते हो SOP स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीडिंग, यानी किस प्रोसेस से हम तो काम करेंगे उसे हम चार्ट के उपयोग करेंगे। उसके बाद है अव्यवस्थितों, तो स्पष्ट अव्यवस्थितियों मतलब जो ऐसा इम्बैलेंस ऐसा सिचुएशन है, सिचुएशन बेस्ड उसका एनालिसिस करेंगे। वो पहले से मालूम है कि अगर हम डिजास्टर आएगा तो किस तरह से उसको हम करेंगे, तो पहले से ही निर्धारित रहता है फॉर्मल में। उसी SOP तो हम पालन करते हुए हम उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। और आठवां जो है मिलजुल कर तैयार करते हैं, यानी यहाँ तो ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन की भावना होती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। और 9 है निश्चित प्रणालियों, आदेशों, नीतियों, नियमों, पद्धतियों और संचार व्यवस्थियों तो अधीनता, यानी हम देख सकते हैं कि डिफिनिट सिस्टम होता है, डिफिनिट ऑर्डर होता है, डिफिनिट पॉलिसी होता है, डिफिनिट रूल होता है, डिफिनिट मेथड होता है, डिफिनिट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ये सब के अधीन हम लोग तैयार करते हैं और सत्ता की निश्चित क्रमबद्धता होती है। अब हम देखेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट अगर हम देखें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम समझ जाएंगे तो इसका जस्ट अपोजिट जो है वह ठीक उसके अपोजिट है। तो अनौपचारिक संगठन जो है औपचारिक संगठन का ठीक विपरीत होता है। इसमें कर्मचारियों के मध्य व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। आप देखिएगा हर ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी साथ में काम करते हैं, तो साथ में काम करते रहते उनके बीच में पर्सनल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो उसका निर्माण क्या होता है, स्वतः होता है। क्या विशेषता आप देखिए, आप विशेषता बनाते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्वतः निर्माण हो जाता है। वो होता है जैसे मान लीजिए अगर हम एक टास्कते हैं तो हम एक साथ हम हो जाएंगे, या एक जगहते हैं तो हम लोग स्वतः एक ग्रुप बना लेंगे, हम लोग एक उम्रते हैं तो एक स्वतः ग्रुप बना लेंगे। तो हम लोग देखते हैं तो एक आपस में हम बातचीत करते हैं तो हम एक ग्रुप में जाता है अलग से बात करते हैं, इनफॉर्मली बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध में भी बात करते हैं तो अलग से बात करते हैं। तो इस प्रकार का जो है यह स्वतः हो जाता है। यह एक सोशल संगठन है। यह ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूल की तरफ चलता है, इस पर तो रूल नहीं रहता है, फ्री होता है, फ्री लॉन्च होता है, जहाँ जिस तो मन है जाना है, जहाँ जिस मन है बोलना है सोचना है। तो यह आवेदन परमानेंट होता है। अगर आप देखते होंगे कि अदर हम किसी को एजुकेशन देते हैं तो वहाँ पर आप देखिएगा फॉर्मल रूप से दे रहे हैं,
और जो मान लीजिए इनफॉर्मल रूप से अगर हम किसी तो पर्सनल ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उसमें अलग आपका व्यवहार बन जाता है, टीचर के प्रति अलग आपका हो जाता है। तो यहाँ यह बताता है कि फॉर्मल जो रूल पर चलता है वो तो नियम संरचना पर आधारित है, उस तो दायित्व है, ड्यूटी है, और लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है, वह एक स्वतः होता है, सामाजिक है और अधिक स्थायित्व है। सामाजिक संपूर्ण संगठन का आंतरिकवाद, यह फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही इनफॉर्मल है, यानी फॉर्मल ऊपर है और उससे इनफॉर्मल है, और इसमें ट्रेडिशन का पालन किया जाता है। प्रबंध के सभी स्तरों पर यह विद्वान है और विभिन्न प्रकार का होता है, विभिन्न प्रकार का हो सकता है। तो आज हम बच्चों जान दें कि संगठन क्या है, संगठन की क्या विशेषता है, संगठन के क्या लक्षण हैं, संगठन के कितने प्रकार होते हैं, और संगठन को हम स्थापित करने के लिए 3 प्रक्रियाओं तो हम सेलेक्ट करेंगे, और 3 प्रक्रियाओं के स्तर पर हम इसे करेंगे, उस आधार पर हम प्लानिंग तो समझेंगे। तो बच्चों प्लानिंग जो है किसी भी संगठन का लाइविंग माने जीवित फॉर्म है, यानी मैनेजमेंट का BST का जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है एक लिविंग सब्जेक्ट के तहत कार्य होता है। तो बच्चों यह वीडियो जो है मैं कॉमर्स स्टूडेंट, मैनेजमेंट स्टूडेंट और टॉप मैनेजमेंट एंड सभी के लिए, सभी संगठन के लोगों के लिए मैं यह प्रयास करता हूं कि आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, और समझने में क्रम में अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो मेरे यूट्यूब पर आप इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए आप तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद।